मैंने आपको इससे पहले जो फॉर्मूले लिखवाए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए और इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, मैं आज आपको ये एग्जांपल एक छोटा सा समझा रहा हूँ जो इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेस्पेक्ट में बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनके 1 अप्रैल मतलब बिगनिंग ऑफ द ईयर में उनकी कैपिटल अकाउंट में 2-2 लाख रुपए का बैलेंस है। ड्यूरिंग द ईयर उसमें क्या किया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए ने अपने कैपिटल में से 50,000 रुपीज विड्रॉ करके और लोन में ट्रांसफर कर दिया, मतलब उसने कैपिटल को लोन बना दिया। राइट, तो अब उसकी कैपिटल रहेगी 1.5 लाख रुपया और 50,000 रुपये उसका लोन हो गया फॉर्म के ऊपर। ऑन द सेम डे बी ने 70,000 रुपीज एज एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किए हैं। ओके, अब एज पर पार्टनरशिप डील जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम, वेयर एज इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। अब कैसे कैलकुलेशन होगा, मैंने फॉर्मूला आपको दिया था, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। फॉर्मूला आपका था जो कैपिटल का अमाउंट है इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 और इंटू जो भी टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड को आपको वहां पे लिखना है। तो वी नो वेरी वेल कि 1 अप्रैल को 2 लाख रुपए बैलेंस था, लेकिन ए के केस में क्या हुआ है कि 31 अगस्त को उसने 50,000 वहां से हटा के लोन में ट्रांसफर किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी 2 लाख की जो कैपिटल है वो 1 अप्रैल से लेके और 31 अगस्त तक, आफ्टर दैट उसकी कैपिटल चेंज हो चुकी है। तो आपको कैपिटल का इंटरेस्ट 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले 2 लाख रुपए के ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे 2 लाख इंटू 6/100 और इंटू अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 5 महीने के लिए 5 महीने यहाँ पे लिखा आपने 5/12 और टोटल इंटरेस्ट हुआ 5,000। उसके बाद अब उसकी कैपिटल रहेगी 1,50,000। 1,50,000 पर नेक्स्ट आगे के पीरियड का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। तो 1,50,000 इंटू 6/100 इंटू 5 महीने आपके वहां चले गए थे तो बचे आपके पास 7 महीने, तो 7/12 इसका टोटल कैलकुलेशन आया 5250। दोनों को आपने ऐड किया और ये बन गया 10,250। तो ए को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो होगा 10,250। ठीक है, अब ए का जो 50,000 रुपया था दैट बिकम्स लोन, तो उस पर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है जो मैंने सबसे नीचे कैलकुलेट किया है 50,000। ये लोन उसका 7 मंथ का होगा क्योंकि 31 अगस्त से आगे के पीरियड में है, तो यहाँ 7 मंथ आएगा तो 10/100 ये इसका रेट है और 7/12 ये इसका इंटरेस्ट हुआ है 2196.66, तो उसको राउंडेड ऑफ करके 2197 कर दिया गया। ठीक है, अब आते हैं हम बी के केस। बी के केस में बी की बिगनिंग ऑफ द ईयर में जो कैपिटल है वो 2 लाख रुपया है जो कि थ्रू आउट द ईयर है, उसमें से निकाला कुछ भी नहीं गया है, मतलब पूरे 2 लाख रुपए साल भर यूज किए गए हैं, तो उस पर आपको पूरे इंटरेस्ट देना है साल भर का। इन एडिशन टू दैट 31 अगस्त से उसने 70,000 रुपीज और इंट्रोड्यूस किया है, तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट देना। तो 2 लाख रुपए के ऊपर 6% से आपको 12 मंथ के लिए इंटरेस्ट देना है, तो 12/12 इज इक्वल टू 12,000 और 70,000 के ऊपर आपको 7 मंथ के लिए इंटरेस्ट देना है क्योंकि वो 31 अगस्त से इंट्रोड्यूस की गई। तो 70,000 इंटू 6/100 इंटू 7/12 ये अमाउंट आता है 2450 और दोनों का टोटल मिला के होता है 14,450। इस तरीके से इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने कोशिश की है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट करना है इसको समझाने की। आई थिंक सो कि ये बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इससे पहले भी आपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के क्वेश्चंस पहले वाली क्लासों में किए हुए हैं मैथ्स में। ठीक है, वही चीज यहाँ पर भी है, ये कोई नई चीज नहीं। ओके, चलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के ऊपर ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ठीक है, जिससे मैंने आपको जो मेथड बताई थी उन मेथड्स को कैसे अप्लाई करना है ये समझाऊंगा। ठीक है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं। ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने कुछ ड्राइंग्स की जिनकी डिटेल्स आपको क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखी है। ए ने जो ड्राइंग की है वो अलग अलग अमाउंट है और अलग अलग टाइम पीरियड पर किए गए हैं। 1 जनवरी को 10,000 रुपीज विड्रॉ किया गया है, उसके बाद 31 मई को 20,000 रुपया विड्रॉ किया गया है और लास्ट में उसने 1 अक्टूबर को 20,000 रुपए और विड्रॉ किए हैं। ठीक है, जबकि बी ने 5,000 रुपीज एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर में होते हैं, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का 1 क्वार्टर। इसका मतलब ये कि उसने 5,000 रुपए करके साल में 4 बार पैसा विड्रॉ किया है।
ठीक है। अब मैं इन दोनों के लिए कैलकुलेशंस अलग अलग मेथड से आपको करके बता रहा हूं। पहला एक तरीका मैंने आपको बताया था डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ए के ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूं डायरेक्ट मेथड, जहां पर अलग अलग अमाउंट उसने अलग अलग टाइम पीरियड पर निकाले हैं। तो हम इंडिविजुअल ड्राइंग के लिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले उसने 1 जनवरी को 10,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं। तो ऑब्वियस है कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर हमारा ईयर एंड है, तो एक साल के लिए पैसा विड्रॉ किया गया है। तो 10,000 रुपीज पर 10% से 12 मंथ्स के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये इंटरेस्ट बनता है हमारा अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, 1,000 रुपया। फिर उसने 20,000 रुपीज विड्रॉ किए 31 मई को। तो 31 मई ऑनवर्ड्स दिसंबर तक होते हैं 7 महीने। इसका मतलब 20,000 रुपया उसने 7 महीने के लिए विड्रॉ किया है। तो हम इस 20,000 रुपीज पर 7 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जो कि आ रहा है 1166.66, जिसको मैंने राउंडेड ऑफ कर दिया है 1167। ओके, उसके बाद 20,000 रुपीज लास्ट में उसने विड्रॉ किए हैं, जो कि 1 अक्टूबर को विड्रॉ किए गए हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने के लिए पैसा विड्रॉ हुआ है। तो आप इस 20,000 पर अलग से 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जो कि आ रहा है 500, और टोटल करेंगे तो आएगा 2667। इस तरीके से इसके तीनों ड्रॉइंग्स का जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 2667 बन रहा है। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कंपैरेटिवली इससे इजी गोइंग हो जाता है। यहां पर आप एक फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें सबसे पहले यहां पर होगा अमाउंट, और अमाउंट के बाद टाइम पीरियड, कि कितना अमाउंट कितने टाइम पीरियड के लिए विड्रॉ किया गया है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। 1 जनवरी को 10,000 रुपीज विड्रॉ किया गया था, विच इज फॉर 12 मंथ्स, ठीक है। तो 10,000 इंटू 12 1,20,000 आया। फिर उसके बाद 20,000 रुपीज विड्रॉ किए गए, दैट इज फॉर 7 मंथ्स। तो 20,000 इंटू 7 इज इक्वल टू 1,40,000। और उसके बाद लास्टली 20,000 उसने विड्रॉ किया था, जो कि 3 महीने के लिए विड्रॉ किया गया है। ये तीनों प्रोडक्ट्स को हमने निकाला और टोटल किया, और फिर मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था सम ऑफ द प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। तो यहां पर आ रहा है 3,20,000 रुपया टोटल। इसका 3,20,000 रुपए पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और उस पर आप निकालेंगे 1 मंथ का। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप मान के चल सकते हैं 1 मंथ का इंटरेस्ट। तो ये आ रहा है 2667। सेम इंटरेस्ट इससे भी आता है और इससे भी आता है। यहाँ पे आपके कैलकुलेशंस में आपको ये 3 पर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, जबकि यहाँ पे सिंपल तरीके से कैलकुलेट हो जाता है। अब अपन आते हैं बी के कैलकुलेशन के ऊपर, जहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को 2 अलग मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से और एवरेज टाइम मेथड से निकाला गया है। यहां पर हम एवरेज टाइम मेथड नहीं लगा सकते बिकॉज ऑफ, क्योंकि अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स आर डिफरेंट एंड जो टाइम पीरियड उनके बीच में वो भी अलग अलग जा रहा है। हम एवरेज टाइम मेथड तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके ड्राइंग की अमाउंट सेम हो, और हर ड्राइंग के बीच में जो टाइम गैप होगा वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जो कि हमारे बी के केस में हो रहा है। ठीक है, बी ने 5,000 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब हर 3-3 महीने के गैप से उसने 5-5 हजार रुपए निकाले हैं। तो अमाउंट भी फिक्स है और 2 ड्रॉइंग्स के बीच का टाइम गैप जो आ रहा है वो भी फिक्स है, 3 महीना। इसलिए हम आइदर ऑफ द 2 मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। ये मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको इजी लगती है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा इजी मेथड होती है लास्ट, जो एवरेज टाइम पीरियड मेथड है। सबसे पहले आते हैं अपन प्रोडक्ट मेथड के ऊपर। फर्स्ट, पहले 5,000 रुपए उसने विड्रॉ किए बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। तो आपका जो पहला क्वार्टर है वो साल के स्टार्टिंग में रहता है, जो पहली तारीख को ही रहेगा, मतलब 1 जनवरी। ठीक है, तो 5,000 रुपए जो है वो विड्रॉ हुए हैं 12 महीने के लिए। फिर 3 महीने का गैप आया, फिर उसने 5,000 रुपए और विड्रॉ किए, तो अब टाइम पीरियड कितना बचा, 9 मंथ्स, मतलब नेक्स्ट 5,000 हैव बीन विड्रॉन फॉर 9 मंथ्स। फिर उसके बाद 3 महीने का वापस गैप आया, फिर उसने 5,000 रुपए निकाले। अब जो 5,000 है वो अगले 6 महीने के लिए है। फिर 3 महीने का गैप आया, फिर उसने 5,000 रुपए निकाले जो अगले 3 महीने के लिए होंगे। इस तरीके से पहले 5,000 12 महीने के लिए, अगले 9 महीने के लिए, अगले 5,000 6 महीने के लिए, और अगले 5,000 3 महीने के लिए विड्रॉ किए। अपन ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। ओके,
प्रोडक्ट का टोटल आ रहा है 1,50,000। अब आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ द प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकल के आएगा 1250। अब इसकी जगह हम ये वाला मेथड अप्लाई कर रहे हैं। टोटल ऑफ ड्रॉइंग्स साल भर में कितना पैसा निकाला गया, 5,000 5,000 5,000 करके 20,000 रुपए विड्रॉ किए गए, वो हमने यहाँ पे लिखे, ये रेट निकाला। ठीक है, यहां तक तो आपकी कैलकुलेशन सिंपल है। अब आपको निकालना है एवरेज टाइम। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली ड्रॉइंग जो आप करेंगे वहां से लेके ईयर एंड तक का जो टाइम पीरियड होगा उसको लेना है, और जो आपकी सबसे लास्ट वाली ड्रॉइंग होगी वहां से लेके ईयर एंड तक का जो टाइम होगा उसको लेना है। दोनों को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपने जो विड्रॉ किया है वो 12 मंथ्स के लिए है, तो आपने लिखे 12। फिर लास्ट जो आपका विड्रॉ हुआ है वो 3 महीने के लिए हुआ है, आपने यहां लिखा 3। टोटल हो गया 15 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7.5 मंथ्स, राइट। अब यहां पर आप टाइम पीरियड में डालेंगे 7.5 डिवाइडेड बाय 12। तो इस तरीके से ये सिंपल कैलकुलेशन करके आपका वापस से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना आया 1250। इस तरीके से आप यहां पर ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके ऑप्शन के ऊपर है। आपको अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप किसी भी मेथड से अप्लाई करके, किसी भी मेथड को अप्लाई करके कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अमाउंट सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। I'm going to explain you 2 new topics of this chapter. First, guarantee of minimum profit to or by a partner, or past adjustment or adjustment after closing the accounts for errors. Right? तो पहले मैं आपको ये explain कर रहा हूं. Sometimes we take new partners in a firm. That partner may be some outsider or an employee of the company or firm. ठीक है, तो ऑन द कंडीशन ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट का मतलब कि इतना प्रॉफिट तो उसको इन एनी कंडीशन मिलेगा ही, भले ही फर्म को लॉस हो। तो ये बेसिकली इसलिए होता है कि कोई भी जब नया आदमी आपकी फर्म को ज्वाइन करता है तो ऑब्वियसली वो आपको सिक्योर करने के लिए एक मिनिमम प्रॉफिट की शर्त आपके सामने, कंडीशन आपके सामने डालता है कि उसको इतना प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो जहां से भी आ रहा है उसको इतना इनकम हो रही थी या प्रॉफिट मिल रहा था। तो अगर वो आदमी हमारे काम का होता है तो हम उसको इस कंडीशन के साथ फर्म में एंटर कर लेते हैं। ठीक है, अब इन केस किसी साल में अगर प्रॉफिट कम होता है, मतलब ये कि प्रॉफिट का जब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, देन प्रॉफिट गोइंग टू दैट पार्टनर हु इज गिवन गारंटी, अगर उसका प्रॉफिट उस गारंटीड अमाउंट से कम होता है तो उस शॉर्टेज को, शॉर्टफॉल को अदर पार्टनर्स बियर करते हैं। ठीक है, दैट बैलेंस में भी वो जो बियर करने का तरीका होता है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हो सकता है, कोई एक पार्टनर भी उसको गारंटी दे सकता है, या पूरी फर्म की तरफ से गारंटी दी जा सकती है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दी जा सकती है, या अदर देन डिफरेंट रेशियो में भी वो गारंटी दी जा सकती है। तो व्हाट वी हैव टू डू if the question is based on the guarantee of profit, first of all we have to prepare a working note. Working note में हम क्या करेंगे, पहले we calculate the profit as per profit sharing ratio, whatever profit sharing ratio is agreed among. ठीक है, तो आपको जो प्रॉफिट दे रखा है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर वी हैव टू चेक कि गारंटीड पार्टनर का जो प्रॉफिट है उसमें कितनी शॉर्टेज आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये कि वी हैव टू गिव दैट मच अमाउंट टू हिम ऑल्सो, तो उतना प्रॉफिट हम उसके अकाउंट में प्लस कर देंगे, और वही अमाउंट जो गारंटर पार्टनर है उनके गारंटी के रेशियो में उनके प्रॉफिट से क्या कर दी जाएगी, माइनस कर दी जाएगी। इसके बाद जो अमाउंट आएगी दैट वुड बी द फाइनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, इस तरीके से ये चीज हो सकती है। उसके बाद दूसरा है पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स। As per partnership deed, we define many terms and conditions. Sometimes ऐसा होता है कि हम जब पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो दैट टाइम वी फॉरगेट और इग्नोर दोज टर्म्स एंड कंडीशंस, जिससे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो गलत हो जाता है। ठीक है, सम पार्टनर्स में बी बेनिफिटेड बाय दिस और सम पार्टनर्स आर इन लॉस। तो चूंकि बुक्स ऑफ अकाउंट ऑलरेडी क्लोज की जा चुकी हैं, अब उनको रीओपन करना पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड अ सिंगल एंट्री इज पास्ड फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंशियल अमाउंट
बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग ऑफ द पार्टनर्स। तो इसमें आपको क्या करना होता है वो आपको बता रहा हूं कि आप इस तरीके से एक वर्किंग स्टेटमेंट तैयार करते हैं, ठीक है। इट मे बी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट वे ऑल्सो, बट मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं, आगे मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन कौन सी अमाउंट जो पार्टनर्स को हमें देनी चाहिए थी। द अमाउंट विच वी हैव टू गिव टू द पार्टनर्स बट इग्नोर्ड, दैट मे बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और कोई और भी अमाउंट हो सकती है। तो वट एवर अमाउंट वी हैव टू गिव बट इग्नोर्ड, we have to credit it to the partners capital account, but they were ignored due to any reason। तो पहले आप इंडिविजुअल पार्टनर को कितना कितना अमाउंट देना था वो आप लिखेंगे। उसके बाद आप सेकेंड अमाउंट आती है अमाउंट टू बी डेबिटेड टू द पार्टनर्स बट इग्नोर्ड। इसमें एक ही अमाउंट होती है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को भी इग्नोर कर चुके हैं तो उसका अमाउंट कितना कितना था वो आप निकाल के इस पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, नेट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। ए में से आपको बी अमाउंट को माइनस करना है, तो नेट अमाउंट आ जाएगी कि कितना आपको पार्टनर्स को किस किस को कितना देना चाहिए था। अब बिकॉज ऑफ दिस एरर जो प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो चूंकि प्रॉफिट आपका चेंज हो गया था ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ दीज फैक्ट्स, तो इसलिए जो भी प्रॉफिट था वो आपने ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो ये जो नेट अमाउंट आपकी निकल के आई है यहां पर सी पार्ट में, इसी अमाउंट को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके माइनस कर देंगे सी में से, ठीक है। तो उसके बाद जो नेट अमाउंट बच के आएगा वो आएगा आपका अमाउंट टू बी एडजस्टेड, किस पार्टनर को फाइनली हमें डेबिट करना होगा और किस पार्टनर को क्रेडिट करना होगा। अब मैं आपको यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे हमारे पास ए बी सी तीन पार्टनर हैं, ए बी और ये सी, ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हमारा प्रॉफिट आ रहा है 15,000 और 10,000। ओके, तो अकॉर्डिंग टू पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनको हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पे आपको नजर आ रहा है, इसके हिसाब से 3, 3 और 2 का। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑल द फिगर्स आर डिविजिबल बाय 5। पहले अपन 0, 0 कैंसिल कर लेंगे, फिर उसके बाद 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 3, 3 एंड 2। ये हमारा रेशियो है। अब यहां पर अगर हमने सी को गारंटी दे रखी कि उसका प्रॉफिट इन एनी कंडीशन 12,000 से कम नहीं होगा, जबकि यहां पे अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सी के अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, सिर्फ 10,000। तो यहां पर इसको हमें 2,000 रुपीज और पे करना होगा, तो वो हम इसके अकाउंट में यहां पर प्लस कर देंगे। चूंकि इसको प्रॉफिट मिलेगा तो हु विल गिव दिस प्रॉफिट, ऑब्वियसली ए एंड बी और द पार्टनर्स हु हैज गिवन द गारंटी। अब सपोज करें कि सी को जो गारंटी है दैट इज ओनली गिवन बाय ए, इसका मतलब ये कि बी इसमें से कुछ भी बियर नहीं करेगा, तो हम सिर्फ ए के अकाउंट में से इसको माइनस कर देंगे और इसको माइनस करने के बाद बी के अकाउंट में से कुछ भी माइनस नहीं किया जाएगा। मतलब अब फाइनल डिवीजन जो होगा प्रॉफिट का वो कैसे होगा, ए के अकाउंट में जाएंगे 13,000, बी के अकाउंट में 15,000 और सी के अकाउंट में जाएंगे 12,000। ये इनका फाइनल फिगर हो जाएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा 13,000, 15,000 एंड 12,000। ये तो एक केस हो गया, राइट। अब हम सपोज करें कि यही गारंटी ए ने अकेले नहीं दी थी, बल्कि ए और बी दोनों ने उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दी थी। तो वी नो वेरी वेल कि ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। तो हम जो अभी मैंने आपको किया था उसकी जगह ये 2,000 जो है, दिस 2,000 विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन देयर रेशियो दैट इज इक्वली। तो 1,000 रुपीज यहां से माइनस होगा और 1,000 रुपीज यहां से माइनस होगा। इस तरीके से आप ए को मिलेंगे 14,000, बी को भी 14,000 और सी को मिलेंगे 12,000। ये हमारा दूसरा तरीका, मतलब दूसरी कंडीशन कि इन दोनों के अकाउंट से आपको 1,000 रुपए माइनस करने हैं और सी के अकाउंट में वो 2,000 रुपए ऐड कर देने हैं।
अब तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि इन्होंने जो गारंटी दे रखी है ए और बी ने, वो इक्वल के बजाय 3:1 के रेशो में दे रखी है। 3:1 का मतलब सी की जितनी भी डेफिशिएंसी आएगी उसमें से 3 पार्ट डेफिशिएंसी जो है वो ए बियर करेगा और 1 पार्ट बी बियर करेगा। तो 2000 को हम 3:1 के रेशो में 3:1 मतलब 2000 के पहले हम 4 पार्ट करेंगे, 4 पार्ट का मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, उसमें से 3 पार्ट किसको जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो 4 से डिवाइड करने के बाद इसमें आता है 2000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 500। 500 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो 1500 जो है वो इसके अकाउंट से माइनस होगा और 500 इसके अकाउंट से माइनस होगा। इस तरीके से आप यहां पर इसको मिलेंगे 13,500 और इसको मिलेंगे 14,500 और इसको मिलेंगे 12,000। राइट, ये आपका वर्किंग नोट है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे इन तीनों का टोटल 40,000। ठीक है, 40,000 लिखने के बाद अब डेबिट साइड में प्रॉफिट का आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो वहां पर आप डायरेक्टली इन अकाउंट ऑफ ए ट्रांसफर करेंगे 13,500, बी के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 14,500 और सी के अकाउंट में 12,000। इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये वर्किंग नोट आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी दिखा सकते हैं। वहां पर जब आप बनाएंगे तो सिंपली आप बनाएंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे ये आपने बनाया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके 2 पार्ट हमने किए, यहां पे लिखा बाय नेट प्रॉफिट दैट इज 40,000। उसके बाद यहां पर आपने लिखा टू प्रॉफिट ट्रांसफर ए, फिर स्पेस छोड़ के बी और फिर ये सी। इनिशियली हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ए को 15,000, बी को भी 15,000 और सी को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 10,000। राइट, अब अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस सी शुड गेट मिनिमम 12,000। तो यहां पे इसको मिल रहे हैं 10,000, हम इसमें प्लस कर देंगे 2,000 और अब ये 2,000 ये दोनों कैसे बियर करेंगे। मैंने आपको अलग अलग कंडीशन में दिखाया था कि अगर सिर्फ ए बियर करेगा तो आपको सिर्फ ए में से माइनस करना है, माइनस करके जो भी अमाउंट आएगी वो बाहर आ जाएगी। इसमें से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, हम इस अमाउंट को लिख देंगे और इन दोनों का टोटल करके लिख देंगे। अभी जो यहां पे लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 1500, इसमें से माइनस कर दूंगा 500 और इसमें ये प्लस हो चुका है। अब ये फिगर आएगा 13,500, ये फिगर आएगा 14,500 और ये फिगर आ गया 12,000। इस तरीके से आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द वे, जैसे आपकी मर्जी है वैसा आप कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन है, आपको बनाना है, जैसा भी चाहें आप बना सकते हैं। ओके, तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। अब समटाइम्स पार्टनर ऑल्सो गिव मिनिमम प्रॉफिट गारंटी टू द फर्म। मतलब ये है कि पार्टनर अपने रिसोर्सेज से मिनिमम इतना प्रॉफिट तो कमा के फर्म को देगा ही। अगर वो प्रॉफिट कम पड़ता है तो उस पार्टनर से जितना पैसा लेना है वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट किया जाएगा और उसके बाद आप बाकी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, इसके बाद अब मैं आपको अगली चीजें बताने जा रहा हूं, वो ये है, जैसे ये है इस क्वेश्चन में, यहां पे भी हमारे पास ए, बी और ये सी है, 3 पार्टनर्स हैं और यहां पे हम बना देंगे एक कॉलम टोटल का। राइट, अब हमें पार्टनर्स को कमीशन देना था, सॉरी सैलरी देनी थी या आईओसी देना था। सपोज करें इसको देना था हमें 4,000, इसको देना था हमें 3,000 और इसको देना था हमें 2,000। ठीक है, 4, 3 and 2 टोटल कितना हो गया 9,000। राइट, ये हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर सैलरी या जो भी कुछ है उस नाम से इन्हें देना था, लेकिन वो हमने इग्नोर कर दिया।
तो अब हम इनको इतना इतना अमाउंट दे रहे हैं। अब सपोज करें कि इसमें कोई अमाउंट हमने गड़बड़ नहीं करी है, मतलब यहां कुछ भी फिगर नहीं आएगी, तो A माइनस बी करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 4000, ये हो जाएगा 3000 और ये हो जाएगा 2000 एंड टोटल अगेन इज 9000। ओके, अब सपोज करें कि इनका जो PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2 4 2 और 3 है, सपोज करें। ठीक है, तो अब यही अमाउंट जो 9000 आ रहा है, इसको मैं इस रेशियो में डिवाइड कर दूंगा यहां पे। तो इसको टोटल हो रहा है 4 और 6 और 3 9, तो 9 से इसको डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 1000, 1000 इंटू 4 इज इक्वल टू 4000, यहां पर आ जाएगा 4000, यहां पर आ जाएगा 2000 और यहां पर आ जाएगा 3000। ठीक है, और ये 9000। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ये करना है C माइनस डी। ये मेरा C है और ये मेरा D है, तो इसमें से इसको माइनस किया, अमाउंट आ रहा है दिन, इसमें से इसको माइनस किया, अमाउंट आ रहा है 1000 और इसमें से इसको माइनस किया, ये आया माइनस का 1000 और ये हो गया। ठीक है, ये एडजस्टमेंट मुझे बता रहा है कि C को जहां 3000 रुपए मिलने चाहिए थे, और सॉरी B को 3000 रुपए मिलने चाहिए थे और C को 2000 रुपए मिलने चाहिए थे। वहां पर बाय इस गलती के कारण जो B है उसको मिले 2000 रुपए और C को मिले 3000 रुपए, मतलब एक को ज्यादा मिल गया और एक को कम मिला। तो इसको मिलने थे 3000, लेकिन आप कितने दे चुके हैं उसको, 2000, तो आपको इसको 1000 रुपया और देना पड़ेगा, जबकि इसको आपको देने थे 3000 और आपने देने थे 2000, आप दे कितने चुके हैं, 3000। तो यहां पर 1000 रुपया हम इससे वापस लेंगे। अब एक सिंपल सी एंट्री कर दी जाएगी जिसमें आप C के अकाउंट को डेबिट करेंगे और B के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इस तरीके से एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको बना के समझाया था। अब मैं आपको अगले लेक्चर में एक नया क्वेश्चन, पूरा कंप्लीट अच्छा बड़ा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है।